नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नीट जा पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका पेपर 1 के लिए एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा। और इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूजीसी नीट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आपका जो है एग्जाम जो चल रहा है फरवरी 2023 का, उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन education which have been declared as deemed to be university under section dash of the UGC Act 1956। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3 होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच बॉडीज विल बी merged to form higher education commission of higher India। तो which bodies will be merged to form higher education commission of India, HECI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो 1 2 3, तो विच बॉडीज विल बी मर्ज्ड टू फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एनसीटी, एमसीआई और एनएचआरसी, ये तीनों आपका होगा, ठीक है। सॉरी, आपका जो है यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी, ये आपका तीनों होगा, बाकी एमसीआई और एनएचआरसी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एमसीआई का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नहीं आएगा आपके, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी भी नहीं आएगा। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई, एंड द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई, विल बी मस्ट टू फॉर्म द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई, अंडर द न्यू education policy 2020। All forms of education apart from legal and medical education will be under the HECI। Presently, there are three regulatory bodies that manage the functioning of various higher educational institutes. The UGC is responsible. The UGC is responsible for the functioning of the universities, while AICTE approval is mandatory for technical education, and NCTE is responsible for all teaching courses and curriculum in the country, ठीक है। UGC provides recognition to universities in India and disbursement the payment of money from a fund of funds to such recognized university and colleges। UGC provides recognition to universities in India and disbursement the payment of money from a fund of funds to such recognized university and colleges। The headquarters are in Delhi। And it has 6 regional centers in Pune, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो चेयरमैन क्या आप, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन है, ठीक है। एआईसीटी, तो एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी इज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। फॉर्मेशन कब हुआ था? नवंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एनसीटी, इसका जो काम था टू रेगुलेट एंड प्रॉपरली मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है सार्जेंट रिपोर्ट। तो आपका सार्जेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1945 टू मॉनिटर द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो सार्जेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी which was constituted in the year 1945 to monitor the work of three central universities of the country, University of Bombay। The UGC was first formed in 1945 to oversee the work of the three central universities of Aligarh, Banaras, and Delhi। Its responsibility was extended in 1945 to cover all the universities, ठीक है। The UGC was first formed in 1945 to oversee the work of the three central universities of Aligarh, Banaras, and Delhi, and its responsibility was extended in 1947 to cover all Indian universities, ठीक है। When did the government decide that all grant to universities? So when did the government decide that all the grant to the universities and higher education institutions would be handled by the UGC? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। When did the government decide that all grants to universities and higher education institutions should be handled by the UGC? तो 1952 में।
in 1952, the government decided that all grants to universities and higher educational, higher learning institutions should be handled by the UGC. Consequently, the University Grant Commission (UGC) was formally inaugurated by the late Sri Maulana Abdul Kalam Azad and the then Minister of Education, Natural Resources and Scientific Research on 28 December 1953. In Kulabka 5 dash in dash the UGC became the statutory body upon the passing of the University Grant Commission Act 1956 by the Indian Parliament. This correct answer option B November 1956. So November 1956, the UGC became the statutory body upon the passing of the University Grant Commission Act 1956 by the Indian Parliament. Question number 6 है in whose recommendation? In whose recommendation universities have been established in big cities like Bombay, Calcutta and Madras on the model of the University of London. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी सर चार्ल्स वुड है. इन हुज रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटीज लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. तो आपका सर चार्ल्स वुड हो जाएगा. ठीक है. तो आपका सेवन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दिस इंग्लिश वाज मेड द मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडी. तो आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी वुड डिस्पैच. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दिस English was made the medium of instruction of for higher study. Option B would dispatch. Sir Charles Wood. So Sir Charles Wood, the president of Board of Control, had an important effect on spreading English learning and female education in India. When in 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor General of India, would suggested that primary schools must adopt vernacular language, high schools must adopt Anglo vernacular language, and at college level English should be made medium of education. This is known as Wood dispatch. Hence, the Wood dispatch is considered as a Magna Carta of English education in India. Vocational and women education were also state upon. ठीक है. एंग्लो वर्नाकुलर. तो आपका एंग्लो वर्नाकुलर क्या था? तो एंग्लो वर्नाकुलर यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड लोकल वर्नाकुलर यूज्ड especially of schools in India, Burma and Ceylon, Sri Lanka during the period of British rule. After Wood dispatch, several measures were taken by East India Company. Impact of Wood dispatch, so setting up new institutions like the University of Calcutta and the University of Bombay and the University of Madras in 1857, as well as the University of Punjab in 1882 and the University of the Allahabad in 1887. In all the provinces, education department were set up. ठीक है. When was the Wood dispatch introduced? 1854 में. When what was the motive of Wood dispatch? To spread education in India. Was Wood dispatch against vernacular language? No, it is in fact promoted vernacular language. ठीक है. Next आपका did Wood dispatch deny women the right to education? Did Wood dispatch deny women the right to education? No, it promoted women education at all level. ठीक है. Which universities? So which university were set up following Wood dispatch? तो आपका कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी 1857 में. Who declared the 1854 education policy? तो चार्ल्स वुड declared the 1854 education policy. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आगे है. बहुत आपका लंबा इसका एक्सप्लेनेशन था. तो हु एस्टैब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज एट बनारस? तो हु एस्टैब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज इन बनारस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जोनाथन डंकर. ठीक है. तो जोनाथन डंकर इन 1971 संस्कृत कॉलेज वाज स्टार्टेड इन वाराणसी बाय जोनाथन डंकर फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी एट लॉ. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन नवंबर. ठीक है. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन नवंबर 1948. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा. तो डैश इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा इन 1781 फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ. तो आपका इसका राइट आंसर है, इसका आंसर पहले से क्या? ऑप्शन नंबर है वैरेन हेस्टिंग. तो वैरेन हेस्टिंग इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा इन 1781 फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ. ठीक है. क्वेश्चन आपका 3 नंबर है मार्क द करेक्ट कोड. तो आपको कोड बताना कौन सा चाहिए. तो टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर. और आपका कोड 2 है टीचर सेंटर्ड लर्निंग. तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका सिर्फ ओनली 2 आपका करेक्ट है. ठीक है. तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग
इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। बाकी आपका पहला गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो टीचर सेंटर लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। लर्नर सेंटर लर्निंग, तो लर्नर सेंटर लर्निंग स्टूडेंट टॉक विदाउट कंस्टेंट इंस्ट्रक्टर मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड फीडबैक करेक्शन व्हेन क्वेश्चन अराइज, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 गलत था। तो टीचर एंड लर्नर सेंटर लर्निंग फोकसेस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो टीचर सेंटर लर्निंग फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर, तो टीचर सेंटर लर्निंग फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर। लर्नर सेंटर लर्निंग, तो लर्नर सेंटर लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया बिकेम द, तो इन विच ईयर इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1992, सॉरी ऑप्शन सी 1992। इन विच ईयर इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1992 में जो इंडिया इसमें साइन किया था, ठीक है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। Montreal Protocol was agreed on 16 September 1987 and entered into force on 1 January 1989, ठीक है। The theme of the World Ozone Day, the theme of the World Ozone Day 2020 is Ozone for Life, 35 year of ozone layer protection. It is observed on 16 September annually, ठीक है। The theme for 2021 for International Day for the Preservation of the Ozone Layer is Montreal Protocol keeping us our food and vaccine cool, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी इज कॉज्ड बाय, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए आपका एयर पॉल्यूशन के चलते होता है, ठीक है। तो इसका कॉज टोबैको स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अदर नेम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज सीओएलडी कोल्ड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज सी कोड, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इम्फीसीमा पल्मोनरी इम्फीसीमा, ठीक है। पुअरली, तो पुअरली वेंटिलेटेड, तो पुअरली वेंटिलेटेड कुकिंग फायर्स ऑफ्टन फ्यूल्ड बाय कोल, ठीक है। और बायोमास फ्यूल्स सच एज वुड एंड dung lead to indoor air pollution and are one of the most common causes of COPD in developing countries. Dash is used for, तो dash is used for discover, तो dash is used to discover student problem difficulties और deficiency in a course। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू डिस्कवर स्टूडेंट प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज और डिफिशियंसीज इन अ कोर्स, ठीक है। नंबर 7 है डैश इज, तो डैश टेस्टिंग इज यूज टू चेक वेदर स्टूडेंट ऑफ मास्टर यूनिट ऑफ कंटेंट। तो आपको बताना है इस 7 का राइट आंसर क्या है। तो बेंच ऑप्शन बी बेंचमार्क टेस्टिंग, तो बेंचमार्क टेस्टिंग इज यूज टू चेक वेदर स्टूडेंट्स हैव मास्टर यूनिट ऑफ कंटेंट और नॉट। कुछ 8 आपका डैश टेस्ट, तो डैश टेस्ट हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट मॉनिटर द प्रोग्रेस ए स्टूडेंट इज मेकिंग ऑन ए डेली बेसिस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स मॉनिटर द प्रोग्रेस ए स्टूडेंट इन मेकिंग ऑन ए डेली बेसिस। 9 आपका विच ऑफ द कॉलेज, तो विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वाज सेट अप बाय द लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। तो आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वाज सेट अप बाय द लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी इन वर्नाक्यूलर, तो फोर्ट विलियम कॉलेज। 10 आपका क्वेश्चन है डैश, तो डैश वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो डैश वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज विद मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। Bikramshila. The Bikramshila was one of the largest Buddhist universities with more than 100 teachers and about 1000 students. कुछ आपका 11 which was the world first university to have residential quarters for both student and teacher। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो which was the world first universities to have residential quarters for both student and teacher, ठीक है। एक मिनट। तो विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज टू हैव रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नालंदा, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस AINI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द
following is not included in the Institute of National Importance (INI), the Medical Council of India होगा कुछ ना वो the Institute of National Importance (INI) are those academic institutes that play a vital role in the science and education field. Institutes of national importance receive a special recognition and funding from the Government of India. INI are designated by the Act of Parliament of India. These INIs include All India Institute of Medical Science (AIIMS), Indian Institute of Technology (IIT), or National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPR), National Institute of Technology (NIT), Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Indian Institute of Pharmaceutical (IIT), School of Planning and Architecture (SPA), National Institute of Design (NID), and Indian Institute of Management (IM). Institute of National Importance Benefits. So Institute of National Important Benefits. So there are many benefits to getting the admission in INIs. So they improve the standard, research and quality of education in India. Many career opportunities. So many career opportunities with good salary packages. They provide for scholarship for students. Provide many sports facilities. So provide many sports facilities, outdoor games, technical seminars, etc. And there is no interference. So there is no interference from the political executive. ठीक है. So Institute of National Importance benefit. So there are many benefits to getting the admission in INIs. So they improve the standard, research and quality of education in India. Many career opportunities with good salary package. They provide a scholarship for students and provide many sports facility, outdoor games, technical seminars, etc. And there is no interference from the political executive. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो who is the chancellor of the universities of a state or union territory in India? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गवर्नर. ठीक है. The governor appoint the vice chancellor on the advice in consultation with the state government chancellor. Also appoints his her nominees on various bodies like Senate, Syndicate, Board of Management, Selection Committee and Academic Council of State University. ठीक है. तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था. According to the Central Universities Act 2009, which of the following will be the visitor of the यूनिवर्सिटी. तो आपके विजिटर कौन होंगे यूनिवर्सिटी का. जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. द यूनिवर्सिटी कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हैज द पावर टू रिव्यू द एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड हैज द एकेडमिक काउंसिल. द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी. द एकेडमिक काउंसिल इज द हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन विद इन द यूनिवर्सिटी. It has the right to advise the executive council on all the academic matters. The finance committee is responsible for recommending financial policies, goals and budgets. When and where the first UNF Triple C Conference of Parties COP took place. तो आपका कब हुआ था. तो 1995 इन बर्लिन जनवरी में हुआ था. तो when and where the first UNF Triple C Conference of Parties COP took place. तो 1995 इन बर्लिन जर्मनी में हुआ था. ठीक है. The first UNF Triple C Conference of the Parties took place from 28th March to 7th April 1995 in Berlin, Germany. Which of these convention is associated with hazardous waste? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी बेसल कन्वेंशन. विच ऑफ दिस कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद hazardous waste. तो आपका बेसल कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन वेस्ट एग्जांपल ऑफ hazardous waste, pesticide and other green chemicals, paints, cleaners, batteries, cleaners, biomedical organs and body parts, needles, syringes, broken glass and health care wastage. ठीक है. तो आपका जो बेसल कन्वेंशन था. तो बेसल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल. तो आपका जो बेसल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. ठीक है. तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है. ठीक है. दैट वाज डिजाइंड टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ hazardous waste between नेशन and the convention was opened for signature on 21st March 1989 and entered into force on 5th May 1992. The Basel Convention aims to protect the environment by bringing measures to control hazardous and other waste disposal. ठीक है. इज इंडिया मेंबर ऑफ बेसल कन्वेंशन. का इंडिया मेंबर है बेसल कन्वेंशन का. यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ बेसल कन्वेंशन.
It ratified the convention in June 1992 and brought it into force on 22nd September 1992. ठीक है. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change AMO, FEF and CC introduced hazardous and other waste management and transboundary movement rules of 2016. ठीक है. क्वेश्चन आपका 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी. तो आपका सही, आपका जो है क्रोनोलॉजी कौन सा है, तो आपको बताना इसका राइट कोड क्या होगा. तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 23154. ठीक है, तो 23154 होगा. तो सबसे पहले आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, उसके बाद आपका जो यूएनएफ ट्रिपल सी होगा, उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका जो है मिनामाटा कन्वेंशन, उसके बाद सबसे लास्ट आपका पेरिस एग्रीमेंट होगा. ठीक है, तो क्योटो सबसे पहले मॉन्ट्रियल, उसके बाद यूएनएफ ट्रिपल सी, क्योटो, मिनामाटा और पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, तो आपका जो है तो आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था. ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, यूएनएफ ट्रिपल सी आपका जो है 1992 में. ठीक है, और फिर थर्ड आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मिनामाटा कन्वेंशन आपका 2013 में, और पेरिस एग्रीमेंट आपका 2016 में हुआ. ठीक है, तो आपका ये मॉन्ट्रियल आपका हो गया जो है 87 में, 1987. ठीक है, मॉन्ट्रियल 1987. ठीक है, और उसके बाद आपका जो है यूएनएफ ट्रिपल सी आपका हो गया 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल आपका हो गया 1987 में, और मिनामाटा आपका हो गया मिनामाटा 2013 में, और पेरिस आपका 2013 में हो गया. ठीक है, पेरिस आपका 2016 में. ठीक है, Montreal Protocol. तो Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, also known as simply as the Montreal Protocol, is an international treaty designed to protect the ozone layer. The Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, also known as simply as the Montreal Protocol, is an international treaty designed to protect the ozone layer. ठीक है, इसका signed on 26 August 1987 and entered into force on 26 August 1989. ठीक है, Montreal Protocol के बारे में दिया. Has India signed the Montreal Protocol? India became a signatory to the Montreal Protocol in 1992. Montreal Protocol has since undergone 9 revisions in 1990 London, 1991 Nairobi, 1992 Copenhagen, 1993 Bangkok, 1995 Vienna, 1997 Montreal, 1998 ऑस्ट्रेलिया और 1999 बीजिंग और 2016 किगाली में. ठीक है, तो हम आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 6 बार यहाँ पर रिवाइज किया जा चुका है. ठीक है, तो आपको याद रखना, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछता है पेपर 1 में. ठीक है, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफ ट्रिपल सी. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफ ट्रिपल सी इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एम्स क्या है, द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस GHGs दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफ ट्रिपल सी. द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 9th May 1992 and opened for signature on 4 June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCD in Rio de Janeiro, known by its popular title the Earth Summit. It is effective on 21st May 1994. ठीक है, United Nations Framework Convention of Climate Change. So how many signatory parties are there? So how many signatory parties are there of the agreement? As of 2020, the UNEP CCC has 197 signatory parties. Is India signatory? तो yes, but ratified it 1993 में. ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड सेशन ऑफ द यूएनएफ ट्रिपल सी. Another important agreement within the UNEP Triple C is the Paris Agreement COP21, which aims to reduce and mitigate GHG emission. United Nations Framework Convention of Climate Change. There are a total of 25 COPs to UNEP Triple C that have met since 1994. UNEP Triple C COP1 आपका 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था. UNEP Triple C COP26 आपका 2010 में ग्लासगो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था. ठीक है, COP22, तो COP आपका 2022, तो 2022 में होने वाला COP27 विल टेक प्लेस इन शार्म एल शेख इजिप्ट में होगा. और आपका 2023 का वाला COP28 विल टेक प्लेस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट में होगा. ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो इट इज एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल. तो इट इज एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल to reduce greenhouse gas emission. So it is an international protocol to reduce greenhouse gas emission.
द क्योटो प्रोटोकॉल. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on December 11, 1997 and entered into force on 16 February 2005. ठीक है. The Kyoto Protocol is an international protocol to reduce greenhouse gas emission. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005. ठीक है. आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू द 7 ग्रीन हाउस गैसेज. द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू द 7 ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड इन एनेक्स. तो पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, परफ्लोरोकार्बन PFCS, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड आपका जो नाइट्रोजन फ्री फ्लोराइड आपका NF3. ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो 8 से 12 था. फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज 2008 to 2012 and second commitment period of Kyoto Protocol is 2012 to 2020. मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी. तो मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी. तो मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी इज इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक इमिशन एंड रिलीज ऑफ मरकरी. द कन्वेंशन वाज साइंड इन in 2013 and entered into force in 2017. India is a party. So India is a party to the Minamata Convention and ratified it in 2018. 33rd party to the Minamata Convention. ठीक है. Minamata Convention on Mercury. The first meeting of the COP to the convention was held in Geneva in 2017. Mercury is a naturally occurring heavy metal that is found in air, soil, and water. According to the World Health Organization, WHO, mercury is one of the top 10 chemicals of the major public health concern. Minamata Convention on Mercury. So mercury is released in the atmosphere through natural processes such as weathering of rocks, volcanic eruption, geothermal activities, forest fires, etc. Apart from this natural process, mercury is also released through human activities. Paris Agreement क्या था? तो Paris Agreement is an agreement within the United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) on climate change mitigation, adaptation, and finance signed in 2016. As of November 2021, 193 members of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) are parties of the agreement. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज किगाली एग्रीमेंट. आपका किगाली एग्रीमेंट क्या है? ठीक है. तो आपको बताना किगाली अमेंडमेंट. ठीक है. तो व्हाट इज किगाली अमेंडमेंट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. तो आपका जो किगाली अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एज ऑफ फरवरी. तो एज ऑफ फरवरी 2022 देयर आर रिकॉग्नाइज्ड रामसार साइट्स इन इंडिया. तो फरवरी 2022 तक इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 49. अभी आपका शायद लगता है 70 प्लस हो गया रामसार साइट. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपका 70 प्लस आपका रामसार साइट हो गया एज ऑफ फरवरी 2023 तक. ठीक है. तो लास्ट साल 2022 तक आपका 50 था, अभी आपका 75 तक हो गया. ठीक है. कुछ आपका 8 है इंटरनेशनल डे फॉर. तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई. तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई. ठीक है. एंड आपका जो थीम था 2021 का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वो आपका था वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन था थीम. ठीक है. तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है आप समाप्त होता है. ठीक है. आज का सेट तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.